उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। कुछ फिल्मी गीत कविता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये गाने हमारी तन्हाइयों को सजीला बनाते हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हम इन गानों पर न्योछावर हैं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है। और इसीलिए विविध भारती पर अपनी यादों के उजाले बिखेरने आ रहे हैं ऐसे अनमोल गीतों के गीतकार योगेश। मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफर, मुझे याद दिलाते रहना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की है यादों में, किसी की है बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और हमारा ये सौभाग्य है कि विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ योगेश जी हैं, जिनसे हम इनके जीवन के सफर के बारे में लंबी बातचीत करने वाले हैं। तो योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लोकेशन भी अच्छी लग रही है विविध भारती की, तो बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मुझे ईयर तो मतलब याद नहीं, सन तो याद नहीं जी। और कितने साल हो गए वो भी याद नहीं, मगर एक बिल्कुल लड़का सा, छोटा सा, यंग सा, मैंने कभी कहीं पढ़ लिया था कि कभी उम्र मत गिनो, दोस्तों को गिनो कि दोस्त कितने हैं। अगर आपका एक ही दोस्त है और बहुत अच्छा है तो आप कभी 1 साल से ऊपर होंगे ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। योगेश जी, जिन श्रोताओं का अंदाजा ना हो उनके लिए ये रेफरेंस बता दें कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था जिसे करने का सौभाग्य मुझे ही मिला था, लेकिन चूंकि आज तो उजाले उनकी यादों की महफिल है और बहुत तफसील से आपकी जिंदगी में झांकने का हमें मौका मिला है, तो ऐसा करते हैं, मुंबई से एक छलांग लगा के सीधे लखनऊ पहुंचते हैं, जो आपका शहर है, जो आपकी सरजमी है। बताइए अपनी बहुत बचपन की यादें, अपनी माँ, अपने पिता के बारे में। सन तो मुझे नहीं याद रहेंगे, मगर इतना है कि हम लखनऊ में एक कॉलोनी शिवपुरी के नाम से थी इसलिए बोल रहा हूँ कि अब हम भी वहाँ नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है वहाँ पर। तो हम जब छोटे होंगे, हमारे इतना मालूम है कि ब्रिटिश राज था, आज़ादी नहीं मिली थी, और पिताजी हमारे PWD में सेक्रेटरिएट में इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे। तो जितने सेक्रेटरिएट में काम करते थे उनको गवर्नमेंट ने लीज पे 99 इयर्स पे ज़मीन दे दी थी, तो सब ने अपने अपने बंगले बनवा लिए थे। तो हमारी भी एक कोठी थी वहाँ पर। क्या बात है। और उस कोठी में मैं, मेरी माँ, पिताजी और मेरी 2 बहनें, एक बड़ी थी और एक छोटी थी। तो हम इतने लोग वहाँ रहते थे और बाकी पूरा मोहल्ला, वहाँ के बच्चे खेलना कूदना, हमको इतना ज्ञान नहीं था, मेरा ख्याल है उस उम्र में रहता भी नहीं है। जी जी। बच्चों की जिद होती है कि जो उनको चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। तो हमारे पिताजी किस तरह घर गृहस्थी चलाते थे वो तो वही जानते होंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं। बाद में बहुत अफसोस हुआ, इतनी समझ क्यों नहीं थी। तो हमारे पिताजी 4 फैमिली को पालते थे।
4 परिवारों को? 4 परिवार को। एक तो हमारी देखिए नानी विडो थी, और हमारी मौसी पिताजी की साली वो विडो थी। उनकी शादी भी करवाई फिर उन्होंने उस टाइम पे। और उनकी भाभी, उनके मतलब बड़े भाई थे, वो कहाँ चले गए पता नहीं, वो मथुरा में रहती थी। मथुरा में भी प्रॉपर्टी थी हम लोग की। और खुद उनकी बहन, सगी बहन उनकी, वो विडो थी। उनके 4-5 बच्चे थे। तो इतनी बड़ी फैमिली। और फिर हमारी बड़ी वाली सिस्टर की शादी की बात चली तो उन्होंने अपनी पेंशन भी कटा दी थी। तो 95 रुपये पेंशन आती थी, जिसमें 4 फैमिली और हम पढ़ते थे, हमारी बहनें दोनों पढ़ती थीं, घर में रहते थे, कोठी थी, रहने का एक स्टैंडर्ड तो था। बिल्कुल बिल्कुल। वो भले ही अंदर से कैसे चलाते हों वो अलग बात है। 15 दिन कुछ नहीं बोल के नमक के साथ रोटी खा लो, बोलो मत किसी को। ये सब बाद में अफसोस हुआ जा करके कि किस तरह के जीवन उन्होंने जिया होगा। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है कि वो काफी सरोकार वाले व्यक्ति थे और उन्होंने इस तरह से इतने बड़े परिवार को पाला पोसा। और बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी, गौड़ ब्राह्मण समाज करके उन्होंने बनाया हुआ था। लोग आते जाते थे, बहुत रिस्पेक्ट थी फादर के। वहाँ कैसा बचपन था और बचपन में कैसा मिजाज आपका था? किस तरह की खेल हुआ करते थे और क्या संगीत, रेडियो वगैरह इन सब की जगह थी जिंदगी में? रेडियो तो सुनने में आता था कि रेडियो गाने बजते थे कहीं, तो हम रेडियो शायद खरीद नहीं सकते, इसलिए रेडियो नहीं था। पड़ोस के घरों में जाते थे जी रेडियो सुनने के लिए। बाकी और इंटरटेनमेंट वो तो नहीं था। पिताजी के 2-3 हमारे फ्रेंड थे, वो शतरंज वतरंज खेला करते थे। हम जाते थे डीएवी कॉलेज में, हम पढ़ते थे। जी जी। थोड़ा सा जैसे छोटी सी बात होगी जो बर्दाश्त नहीं होगी, वो जज्बा था। हमारी माँ तो वो गुरुकुल में पढ़ी हुई थी, तो उनके ही संस्कार ज़्यादा पड़े। और हर वक्त समझ लीजिए कि फने मित्र आएंगे तो हम माँ के आंचल में ही रहते थे। वो चिल्लाया करते थे, क्या औरतों में बैठे रहते हो, वो ऐसा। बस वो पढ़ने के दौरान डीएवी कॉलेज में हमारे एक 35 स्टूडेंट मित्र हमारे बने। मित्र तो सभी थे, मगर वो जिसको खास मित्र बोलते हैं जी, उनका नाम था सतीश तिवारी। वो लखनऊ में एक जगह है भदुर्क, वहाँ से आते थे छोटी सी साइकिल पे। हम लोग को बड़े जैसे मतलब उनका मुंडन हुआ था, तो हम लोग उनको टीपी मार के, मैं ज़रा थोड़ा सा मतलब बड़े स्टूडेंट्स लोगों के साथ, मैं शरारत नहीं करता था, मैं शरारतियों के बीच में ही रहता था। शरारतों का हिस्सा हुआ करता था। तो उनसे ही धीरे धीरे वो में बहुत होशियार थे। उनके भाई बाद में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने। और वो शरारती इतने थे कि उस वक्त 1 रुपया 3 पैसे कुछ फीस थी। नाम हमेशा कट जाता था हर महीने में से। कोई भी दोस्त जो है वो उनकी फीस भर के फिर से नाम करता था। वो हमारे दोस्त बने। और दोस्त बनते बीच की घटनाएं तो बाद में बताऊंगा, मगर आज मैं जो भी हूँ, आज क्या मतलब ये बॉम्बे में जो मैंने या जो भी मैं बना वो उनकी बदौलत बना, उनकी वजह से बना। और स्ट्रगल उन्होंने की, मैंने नहीं की। और मैंने देखा ही नहीं कि इतना स्नेह इतना 2 दोस्तों के बीच में हो सकता है। ये मैं कभी ज़िंदगी में जो खुद को यकीन नहीं होता था कि हम क्यों हैं हम। क्योंकि एक बार मैं लखनऊ में था तो उन्होंने यहाँ टेलीग्राम यहाँ से किया कि सफोकेशन विल कम इमीडिएटली। तो वो तार वाले ने पूछा कि भैया ये किसको भेज रहे हैं? बोला हमारे मित्र हैं उनको भेज रहे हैं। बोला ये पहली बार हमने इस तरह का तार भेजा। बिल्कुल। और हम बताना भूल गए कि हमारे पिताजी बहन थी, उनके पुत्र थे ब्रिजेंद्र गौड़। ब्रिजेंद्र गौड़ जिनका इंडस्ट्री में डायलॉग बहुत बड़ा नाम था। योगेश जी, ब्रिजेंद्र गौड़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूंकि बात लखनऊ की हो रही है, अच्छा। तो मुझे लगता है कि एक गाना सुना जाए, ये लखनऊ की सरजमी। ये लखनऊ की सरजमी, लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है। जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी।
शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है मंजिलों की गोद में, यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है। कली कली है नाज़नी ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ की सब रवायतें अदब की शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं। हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे। हर एक नजारा दिल नशी ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर। निभाई अपनी आन भी, बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन। ये लखनऊ की सरजमी, 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 ये लखनऊ। आप ब्रिजेंद्र गौड़ की बात कर रहे थे योगी। तो विजेंद्र गौड़ भाई साहब हमारे साथ में ही रहते थे। हमारी बुआ जी थी, उनके दो बेटे, एक तो विजेंद्र गौड़, एक धर्मेंद्र गौड़। बाद में वो धर्मेंद्र गौड़ जी भी कुछ मैगजीन्स वगैरह में लिखते थे। जी जी। हमारे पिताजी ने उनको पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं लगा दिया था। और एक उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी जी के नाम से, जो स्क्रीन जब यहाँ निकलता था उसके जो एडिटर थे उनसे शादी हुई थी उनकी, बॉम्बे में जब आए। वही विजेंद्र गौड़ जी की वजह से कभी फिल्म देखना, कभी हुआ तो साथ में ले गए। मुझे घर में सब लल्ला बोलते थे जी जी मोहल्ले में। फिर हमको समझ में नहीं आता था कि रीज़न क्या है। फिर हमारे पिताजी झगड़ा होता था, फिर वो बोलते थे कि भाई हम तो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और तुम ये जो लिखते हो कुछ युद्ध की कहानियाँ और पेरोल पर क्या क्या सब। मेरा ख्याल है 8th क्लास तक पढ़े, उसके बाद वो बॉम्बे चले आए थे। अच्छा। तो यहाँ पर आकर उनका ये डायलॉग वायलॉग में, और जब कभी लखनऊ आते थे तो आते थे मिलने के लिए। पिताजी हमारे जो थे वो अचानक उनकी देहांत हो गया और घर में मैं ही खाली था, और बड़ी बहन और छोटी सिस्टर और मदर। तो क्या करना है, तो हमने वहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग सीखी, जॉब करने की कोशिश की। पिताजी ने इतने लोगों को हेल्प की थी, सबके दरवाजे पर गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग थे, किसी ने कुछ केयर नहीं की। तो हमने सोचा कि भाई साहब बॉम्बे में हैं तो हम बॉम्बे चलते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगवा देंगे। कैसे दिन जीवन में आए हुए वो
लगी है क्या ठेस, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। मेरे अवगुण सभी देखे, मेरे दुर्गुण सभी देखे, मेरे अवगुण सभी देखे, मेरे दुर्गुण सभी देखे, कोई न पूछे उजड़ा कैसे मेरे मन का देश, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, परदेरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। सारे बंधन सारे नाते उना पल में बिखर जाते, ओ सारे बंधन सारे नाते यूना पल में बिखर जाते, लोग बदले जैसे बदले यहाँ मौसम देश, बन गया परदेस, छूटा अपना देश, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। कैसे दिन जीवन में आए, हुए वो अपने पराए, द्वार देरी वो घर आंगन, बन गया परदेस। एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा लखनऊ से मुंबई आना, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सोचा होगा। और कोई ऑल्टरनेट और कोई रास्ता भी नहीं था। एक तो उतनी मदर हमारी सीधी सादी थी, हमको कुछ मालूम नहीं था दुनिया का, 15-16 साल के रहे होंगे, मगर ये था कि कम से कम माँ और बहन को मतलब ये खाने पीने की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा सोचा। उस वक्त दिमाग में ये भी नहीं आया कि इतना बड़ी कोठी है उसको किराए पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारे पिताजी ने ऐसा अपने टाइम में किए ही नहीं। भले ही तकलीफ में रहे मगर बोला कि नहीं नहीं वो मैं अपनी आज़ादी नहीं खो सकता हूँ, कहीं पर भी घूम रहे हैं, बैठे हैं, घर है, मेरा घर है, गार्डन है, ये है वो है, तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। तो जब हम आने लगे तो हमारे वो सत्य प्रकाश जी ने बोला, सत्तू सत्तू हम बोलते थे, तू कहाँ जा रहा है अकेला? मैंने बोला भाई साहब के पास जा रहा हूँ। बोला तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ बोल भी नहीं पाएगा, इतनी बड़ी दूर बम्बई जाएगा, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। क्या बात है, अच्छा हो गया, हमने बोला चलो। तो एक हमारे और फ्रेंड थे साथ में पढ़ते थे, भूपाल सिंह नाम था उनका, तो उन्होंने बोला वहाँ ठहरोगे कहाँ, क्योंकि हम लोग के पास टोटल 500 रुपये थे। बोला हमारे एक गुरुकुल में, वो कोई गुरुकुल में पढ़ा था, एक है वहाँ के, वो आर्य समाज काकड़वाड़ी, स्वामी दयानंद जी की पहली जो यहाँ पे बनाई उन्होंने गिर गाँव में, वहाँ पर कुछ 7 दिन के लिए जगह मिल सकती है रहने के लिए। उन्होंने बोला चलो देखते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया कि एक जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, शायद
बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपनी 15-16 साल की उम्र में देखा कि मेरे पिताजी की डेथ हुई तो जितने हमारे रिलेटिव थे वो हमसे पूछ रहे थे कि अभी क्रियाकर्म के लिए पैसा किससे लोगे, और जिससे लोगे उसको पूर्ण नोट लिख के देना पड़ेगा। तो लेना तो था ही, बाद में पैसा भी दिया, वो अलग बात है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो मुझे हमेशा झंझोर करती थी कि हाँ, पिताजी ने इतना लोगों के लिए किया, इतना सब किया, मतलब उनके लास्ट टाइम पे लोगों की नौकरियां लगाई और उनकी डेड बॉडी के लिए लोग बार्गन कर रहे हैं कि हाँ भाई। तो खैर, मेरा सॉन्ग राइटर बनने में शायद एक वो घटना बहुत काउंट करती है। एक मोड़ उस घटना से आया आपके जीवन में, और उसके बाद आप मुंबई चले आए। आपने बताया कि आपके दोस्त सत्यप्रकाश जी भी आपके साथ आए। तो हम ठहरे वहाँ पे, तो 7 दिन के बाद उन्होंने बोला निकलो, आर्य समाज वालों ने। तो फिर मैंने बोला कि 500 रुपये तो हैं, मैं घर ढूंढता हूँ बम्बई में। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हो ही हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन। योगी जी, फिर घर ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हो गई। तो हम चरनी रोड से गए ग्रैंट रोड। ग्रैंट रोड में जितना अगल बगल में स्टेशन के पास पूछ सकते थे, तब यहाँ बॉम्बे में पगड़ी सिस्टम थी, तो सवाल ही नहीं है। वो करते 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 अंधेरी स्टेशन आ गए। आधा मुंबई आपने क्रॉस कर लिया घर ढूंढते ढूंढते। और अंधेरी में ये भी हम बताना भूल गए कि अंधेरी में ही विरजेंद्र गौड़ जी रहते थे, और जब हम बॉम्बे आए तो सबसे पहले उनसे मिलने गए। हमको देख के उनको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तू कैसे बॉम्बे चला आया, कहाँ रह रहे हो, पैसे हैं कि नहीं हैं, कुछ नहीं, कुछ उन्होंने पूछा नहीं। और हम फिर अकेले थे, हमने अपने सत्तू को भी नहीं बतलाया, दोस्त को, और हम अंधेरी से हमने मकान ढूंढने शुरू किए। तो अंधेरी स्टेशन से नागरदास रोड, फिर आगे एक पारसी पंचायत रोड, उसके उधर एक पहाड़ी, उस पहाड़ी पर 6 या 8 झोंपड़े थे जिसमें पानी नहीं था और बिजली नहीं थी, ऊपर खपरेल थी, बाकी वो बांस के उसमें वो मिट्टी से जो लीपते हैं, जी जी, उस तरह का था। तो भाड़ा था उसका 12 रुपये। तो हमने 3 महीने का भाड़ा दे करके हमने, कुछ भी हो, कहाँ जाएंगे, चलो ये तो ले लेते हैं, बाद में दिन के उजाले में देखेंगे यहाँ क्या हो सकता है। और लेकर के हम आए, बड़े खुश सब लोग, हमारे दोस्त तो खुश थे ही। उन दिनों कुछ बॉम्बे में स्ट्रगल करने दूर दूर से लोग आते थे, 4-5 लड़के थे, बोला हमको भी हम यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं, तो हमको भी, हम ना आओ जाओ, जिसको आना है सब आ जाओ। सब आ करके पता लगा अंधेरी से चले आ रहे हैं। 45 मिनट्स में हम लोग पहुँचे पहाड़ी पर। ये घर लिया है जी, हाँ यही है जो भी है। फिर धीरे धीरे जो करना था, भैया लोगों से दोस्ती की। उधर बहुत बड़ा तबेला था, पानी का कुछ पानी भी, और हमको याद है कि हम वो डालडा का डिब्बे में रस्सी बांध के और जाते थे पानी, कुएं पे पानी भरने के लिए। और एक टाइम तो ऐसा हो गया कि कुछ घासलेट क्या, वो कुछ वो स्टोव में वो भी नहीं मिला, तो जंगल से लकड़ियाँ भी नहीं हम लोगों ने, ओहो हो, और 2 ईंट रख के इस तरह खाना बनाया। इतना सारा संघर्ष था। योगेश जी, क्या उम्र आपकी रही होगी और फिल्मों की तरफ कदम मेरा ख्याल है किस तरह 17 साल तो होगा, 17-18 करीब होगा। फिल्मों की तरफ कदम किस तरह बढ़े फिर उसके बाद? ब्रजेंद्र गौड़ जी ने आपको पहचाना नहीं पहचाना, मतलब मदद नहीं की। हाँ, मदद नहीं की बस। और कभी कभी बुलाते थे तो हम जाते थे शूटिंग में उनके साथ। तो वो क्या करते थे, शाम को कुछ 2 रुपए जेब में डाल दिए, ऐसा कुछ। तो फिर हमको बहुत वो ह्यूमिलेशन होता था, तो हमने जाना ही छोड़ दिया था उनके यहाँ। तो वो जो आपका जो रिश्ता या कनेक्शन था, उससे फिल्मों में आने में किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली? नहीं, फिल्मों में हमको, हम नौकरी करने के लिए आए थे जी। मतलब फिल्म में हम आए हैं तो इतने डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो हमको कहीं पे लगा देंगे, हमारी नौकरी चालू हो जाएगी। आपके जहन में एक ही बात थी कि हाँ। नौकरी। तब तक आपने ये डिस्कवर कर लिया था कि आपके अंदर लिखने की काबिलियत है और कविताई वाला मामला? कुछ नहीं, अच्छा। कुछ नहीं। तो हमारे जो दोस्त था, हमने उससे बोला अब क्या करेंगे सत्तू। तब तक उधर लखनऊ में मकान भाड़े पे हो गया था, चढ़ गया था किराए। दो किराएदार जो थे वो रख के, तो माता जी और बहन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। जी जी। तो हमने फिर यहाँ पर नौकरी ढूंढनी शुरू की। तो कल्याण में एक जगह कोई आर्टिफिशियल सिल्क तैयार होता था। उन्होंने बोला कि हाँ, आप एज ए मैनेजर आप कीजिए काम। मैनेजर बहुत बड़ी बात है, 60 रुपये पगार पेमेंट। तो हमारे दोस्त ने देखा कि ये सुबह सुबह उठ के ये किधर जाता है। सत्तू जी ने देखा और फॉलो किया एक दिन। तो देखा तो मैं कल्याण में जॉब में, वो सीधा गया मालिक के पास, बोला इसको रखो मत, ये ठीक आदमी नहीं है। तो वहां से निकाल दिए गए वहां से। फिर हम आए, क्या करें क्या नहीं करें। हमने काम तो हमको करने दो, हम उसको बोलते थे। उसने बोला यही काम करने के लिए आए हो तुम बम्बई, तुम्हारे भाई फिल्म में, तुम दिखाओ उसको, तुम उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं क्या दिखाएं, कुछ तो आता नहीं है मुझे, मैं क्या दिखाऊंगा उनको। फिर यही सब चल रहा था। फिर हमारे घर के बगल में एक कारपेंटर रहता था, मोहन नाम था उसका। मुझसे बोला 8 रुपये पर डे और 10 दिन का काम है। मैंने बोला ठीक है, मेरे दोस्त को मत बोलना। बोला नहीं बोलूँगा। और हमको लेकर के वो गया क्राफर्ड मार्केट में, कॉर्नर की दुकान है, अभी भी है, चाइनीज़
फ्लावर वावर वहाँ बिकते हैं, तो दुकान वो बिकी थी, तो वहाँ पे हमको ग्लास फिटर का काम। अच्छा। तो हमको कुछ तो आता नहीं था, बोला तुम चुप रहना, बस 8 रुपये पर डे लेते जाना। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े गिलास वो लग रहे थे वहाँ पर, तो हम गिलास पकड़ के खड़े रहते थे। वो सब बड़े बड़े जो थे वो गाली वाली देते रहते थे कि कुछ आता नहीं है, किधर से पकड़ रहा है, ये है वो है। तो एक दिन अचानक मैंने देखा सामने तो मेरे दोस्त खड़ा हुआ है सत्तू। उसने बोल दिया उसको, और हम दोनों दोस्त में मारपीट भी हो जाती थी। कभी कुछ गुस्सा आया नहीं, उसकी बात समझ में आ रही है, उसके आ रही थप्पड़ वप्पड़ लगा दिया, ऐसा भी था। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला आज तो मेरी पिटाई बहुत होने वाली है। मुझे इशारे से बोला कपड़े पहन के आओ, बनियान कच्ची में था। तो मैं आया, अब मैं तैयार था कि अब ये मजा। तो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? वो लिपट के इतना रोया है, बोला मैं मर गया था, तू ये काम करेगा, तुझे अपने भाई को तुझे फिल्म लाइन में ही करना है। मैंने बोला मगर सत्तू मैं क्या करूं, मुझे तू ये बता। बोला जब घूमोगे, लोगों से मिलोगे, तुम्हारे भाई साहब के बहुत से असिस्टेंट हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते मिलाते हैं, तो तुमको सीखो, ऐसे नहीं होगा। और मेरा खाए पिएंगे क्या हम? बोला मैं हूँ ना। तो उसने एक प्रोडक्शन में पियून की नौकरी कर ली, पियून की नौकरी की, और शूटिंग वूटिंग में जाते थे, कपड़ा फट जाता था, मेरे कपड़े भी फट रहे हैं, देखा तेरी पैंट फट रही है अभी, तेरी भी तो फटी हुई है पैंट, मेरा छोड़ दे चक्कर। मतलब इतना करा करके मेरे लिए कपड़े बनवाना, मेरे लिए करना, और हमेशा तू चिंता मत कर, तू बस कुछ कर। और मैं धीरे धीरे रोटी वोटी बनाना सीख गया था। घर में 4 रोटी बनाई और निकल गए। उसल पाव तो नहीं, रोटी थी, उसल खा के अपना घूम रहे हैं सारा दिन। फिर उस बीच में सत्तू की नौकरी लग गई थी श्री सीताराम मिल में। कोई SQC डिपार्टमेंट था वहाँ पर, ट्रेनिंग वहाँ पर होती थी, ये वर्ली पे। और उसके बाद कोई मतलब ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, तो वो ट्रेनिंग वो करने लगा, भटका करके। जब शाम को मैं 5 बजे करीब आ जाता था ये अपना लोअर परेल पे। तो योगेश जी, इसी दोस्ती के नाम ये गाना सुन लिया जाए। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी
दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये जो भटकाव था, ये किस तरह का था? नौकरी खोजने का? नहीं, अभी तो फिल्म में ही करना है ना। तो गौड़ जी के कोई मिल गए अचानक, उन्होंने बोल दिया, मैंने इस स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रीन प्ले क्या होता है, ऐसे डायलॉग्स कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ऐसा पूछा करता था उनसे। तो डायलॉग तो तुम जो बोलते हो वही होते हैं, करेक्टर्स खाली ऐसे, इस तरह का सीखता था मैं। कोई बोलते थे कि आप घर से निकले हैं, मान लीजिए अंधेरी से चर्चगेट जा रहे हैं, आप उसको क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह घटी, दिन थी रात था क्या था, और इस तरह स्क्रिप्ट इस तरह होती है। बिल्कुल। तो वो ये सब सीखता रहता था उनसे, और ये बाद में काम भी आया। तो और 5 बजे आ जाता था वो उनके मिल के बाहर। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, नया वो चला था, वो जूक बॉक्स में गाने उस जमाने में जूक बॉक्स होते थे, सिक्का डाले और गाना सुनना पड़ता था जी। तो वहाँ पे टाइम पास करते थे, बस सत्तू आ जाते थे। तो आप जूक बॉक्स से गाने सुना करते थे? हाँ हाँ हाँ। वो कौन से गाने हुआ करते? वो सबसे ज्यादा जो मैंने गाना सुना, 2 गाना जिनमें पागल थे, 2 गानों के पीछे। उसमें से एक तो था चल रही सदनी अब क्या सोचे, और एक था जिंदगी भर नहीं भूलेगी, रफी साहब का गाया हुआ। क्या बात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निकाला उसने, सुर्ख
सुर्ख जल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हाथ की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमे जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये किसी और दुनिया में ले जाते थे, किस तरह के एहसास होते थे? उतना तो नहीं ध्यान, मगर बहुत पता नहीं, मतलब एक बार मन भरता था, कई बार क्या यूजुअल बनता होगा। चल पिक्चर मालूम नहीं थी क्या थी, वो सब कुछ नहीं मालूम था, तो कुछ पता नहीं। मगर जब मैं अकेला होता था, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया पे मैं अकेला बैठा हूँ और सोच रहा हूँ, तो वो पुरानी फ्लैशेस कि मैं माँ से कभी दूर नहीं रहा, तो माँ की याद आती थी, कुछ नहीं कर सकता था, कितना मजबूर है आदमी। फिर पिताजी, एक आदमी जिसने इतना किया लोगों के लिए, लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, लोग कैसे हैं, तो कुछ वो पोइट्री के भाव जो थे वो धीरे धीरे कुछ आया, तो मैं उसको लिखने लगा। लिखना शुरू हुआ वहाँ? हाँ, लिखना शुरू हुआ वहाँ पर। और फिर इस तरह समझ लीजिए कि वो जो कॉपी आती थी स्कूल में, जो बच्चों की जो कॉपी, वो लिखने के लिए कुछ 10-12 गाने कुछ ऐसे हो गए उसमें। तो फिर मैं कभी मौका लगा, सत्तू को टाइम हुआ तो सत्तू सुना है, तो किसने लिखा है? मैंने लिखा। बहुत अच्छा लिखा, हाँ तू ट्राई कर अभी। तो ट्राई किधर करूँ, जाना किधर हुई? तो मैं फेमस महालक्ष्मी उस टाइम पे, वहाँ पे कम से कम 400-500 ऑफिसेस थे। बिल्कुल, वो पूरा गढ़ हुआ करता था। तो वहाँ पे जा कर के कोई मिल गया तो ऐसे कागज़ पे नाम लिख के भेज दिया। उसमें मिले 2-4 लोग मिले, फालतू मिले, मतलब ऐसे ही पिक्चरें बनाते थे, पैसे वैसे भी नहीं दिए, ऐसे सिचुएशन लिखने की। और एक ख़ास बात और थी, जब सत्तू बहुत बोलता था ना, फिल्म में करो, फिल्म में ही करना है, फिल्म में। तो एक दिन मुझे एक मिल गया कोई, उसने बोला तेरा दोस्त बोलता है फिल्म में ही करना है, तो चल वो शूटिंग चल रही है, तो मैं शूटिंग में क्या करूँगा, फिल्म ही करना है ना। मैंने हाँ, तो ले गया मुझे। तो वो कोई एक्स्ट्रा सप्लायर थे दूधनाथ, रंजीत स्टूडियो के वहाँ, और फिल्म थी चक्रधारी, निर्भया राय जी थी उसमें। जी। वो शूटिंग उसकी चल रही है उसमें, तो आओ जल्दी आओ, सबको दाढ़ी मुंह से लगाई जा रही थी, साधु लोग थे। मुझे भी लगा दी सब दाढ़ी वाड़ी करके, और मेरी तो तबीयत खराब हो गई, न खा पा रहा हूँ, न पानी पी पा रहा हूँ, सब ऐसा चिपक गया। फिर मैंने सत्तू को आके बताया, सत्तू ऐसा हुआ। तू वहाँ मेकअप करने कहाँ पहुँच गया? तू लिख रहा है, उसके लिए कोशिश कर। मैंने बोला सोचा कुछ पैसा आ जाएगा। पैसा कितना? 2.5-3 रुपए ऐसा कुछ था जी। तो बस ये चलता रहा। फिर एक मुंशी जी करके प्रोड्यूसर थे, और उनकी फिल्म थी तूफान में प्यार कहाँ, और उसमें अशोक कुमार, नलिनी जयवंत जी, और म्यूजिक चित्रगुप्त जी। जी। तो देव साहब के ग्रुप में 2 विलेन हुआ करते थे, एक तो भगवान सिन्हा नाम था उनका, और एक दूसरे गट्टे से थे, पता नहीं क्या पहलवान, मालूम नहीं, टैक्सी ड्राइवर में। तो मुंशी जी की सीटिंग जो होती थी वो अंधेरी में भगवान सिन्हा जी के यहाँ, बिहार के थे वो भी, ये भी बिहार के ही थे, मुझे भी लेके जाने लगे। तो मुंशी जी ने एक दिन बोला कि कुछ सुनाओ, क्या लिखा है। तो मैंने सुनाया, तो मैं तो बहुत डर के सुना रहा था, मगर वो देखा कि अप्रिशिएट किया। बोला मैं चित्ररूप से बात करूंगा, चित्ररूप जी से, और तूफान में प्यार कहाँ में 1-2 गाने होंगे, चिंता मत करना। ठीक है चलो, एक तो जगह से उम्मीद बनी। फिर बीच में आया हिंदी दिवस, तो बहुत से लोग आए
जब ऐसे महफिल जमती थी तो मैं शीशे में देखता था कि सब कोई हंस तो नहीं रहा है पीछे से। ये कुछ सुना रहा है। जी, एक होता है ना चढ़ाना। जी जी जी। तो बहुत डरता था। तो ये अपना जोगेश्वरी ईस्ट में एक कॉलेज है कोई, तो वहाँ से आया संदेशा, वहाँ गए तो अप्रिशिएट किया लोग करने लगे। मुझे यकीन नहीं होता था। फिर उसके बाद भगवान सिन्हा ने बोला कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है रॉबिन बनर्जी, और मैं उनसे मिलाता हूँ, और उसकी एक फिल्म लगने वाली है, वो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, बहुत टैलेंटेड। तब वो भी शुरू हो रहे थे रॉबिन बनर्जी? रॉबिन बनर्जी उससे पहले दे चुके थे एक फिल्म में, तूफान मेल की वापसी, कुछ पिक्चर का नाम था। अच्छा, उनकी फिल्में इसी तरह की स्टंट इस तरह की, हाँ। जी जी। तो हमको उन्होंने मिलाया उनसे, तो उन्होंने बोला सुनाओ, तो हमने सुनाया उनको। उस दौर की कुछ कविताएं कुछ याद हैं, लाइनें आपको? एक गजल पैटर्न से पे कुछ था, पता नहीं क्या, मुझ पर कब आपकी नज़र होगी, मेरी किस्मत में कब सहर होगी, दूर से तुमको देख लेता हूँ, यूं तसल्ली मैं दिल को देता हूँ, ऐसे कब तक भला गुजर होगी, मुझ पर कब आपकी नज़र होगी, मेरी किस्मत में कब सहर होगी। ये कभी दिया नहीं, ये सब मैंने फाड़ के फेंक दी बात। मगर उन लोगों को अच्छे लगते थे जो भी लिखता था। आइए एक गाना सुना जाए। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। जाएंगे हम ऐसे वीराने में, एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर।
तो हम लेके बैठे रहते थे और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने वो अपना उन करते रहते थे। 3 बजे बुला लेते थे, फिर 4-5 बजे वो जरा लॉन्ड्री से कपड़े ले आओ, जरा फलाना कर दो दिमाग का। तो हम बड़ा इसको आइडियोलॉजी समझते थे कि देखो हमारे लखनऊ का कल्चर ही है, जी। कोई आदमी इतना हमको रिस्पेक्ट दे रहा है कि हमको मालूम नहीं नौकर की तरह यूज कर रहा है। जी। अपना ले कपड़े दिए चले आ रहे हैं। फिर एक दिन हमने बोला कि रॉबिन जी आप बैठा करके और जैसे कभी सुनते हैं और ये क्या यूं करते रहते हैं, हमारे गाने तो कोई आप बनाते नहीं हैं। तो बोला तुम क्या कर रहे हो? मैंने हमने तो लिखे हैं ना गाने इतने, मैं जो ये करता हूँ ना उस पे लिखो। मैंने उस पे मैं कैसे लिखूंगा? मैंने बोला वो तो आप करते हो, उसको तुम ध्यान में लाओ ना, धुन होती नहीं। मैंने बोला हाँ। तो इस तरह हमको एक ये पता लगा कि मतलब म्यूजिक जो है वो ट्यून पे आपको बोल लिखने पड़ते हैं और लिखने पड़ते हैं। मैंने बोला कोई लिखवाता होगा, सब तो नहीं ऐसे होंगे, मगर यूनिस बिलीव करोगे तब से लेकर के आज तक इवन मदन मोहन जी कि एक ही फिल्म मैंने की उनके साथ, वो तो रिलीज भी नहीं हुई मगर उसकी डिस्क रिलीज हुई है, लेकिन वो गाना अद्भुत है, उसकी बात हम करेंगे जरूर आगे। मैंने बोला मदन जी एक गजल मैं लिखूं, गजल लिखूं, बहुत बढ़िया ट्यून है योगेश। तू इस ट्यून आ गई। फिर ट्यून आ गई। तो किसी ने भी मेरा ऐसा लिखा हुआ गाना मेरे ख्याल से पोज नहीं हुआ। तो रॉबिन से वो शुरुआत होती है जहां उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप ट्यून पे लिखें, और एक तरह से वो आपकी ट्रेनिंग बन गई। वो मेरी ट्रेनिंग बन गई कि मुझे वो मीटर का सेंस और वो जगह कितनी में क्या सा सकते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह। और 1 साल के बाद रॉबिन बनर्जी की फिल्म तो मिल नहीं रही है, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। सत्यन बोस ने डायरेक्ट की, सत्यन जी का नाम था बहुत। बिल्कुल। अब बता पिक्चर करूं कि नहीं करूं? मैंने मुझे क्या मालूम। बोला सखी रॉबिन पिक्चर है, नाम है पिक्चर का, को पसंद आ गया तुम्हारे जो हम लोग ने बनाया। तो मैंने बोला मगर उसमें मतलब मुझसे आप क्या पूछ, मेरे लिए तो 6 गाने हैं, मतलब मेरे तो एक भी गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं कभी। आप नहीं क्या ये सब छोटी पिक्चरें होती हैं? मैंने बोला हाँ वो तो है, मैं पिक्चर है ना, देख लो आपको जैसा ठीक लगे। हो गए तैयार और 2 दिन में, एक दिन में रिकॉर्ड हुए, एक दिन में 2 गाने रिकॉर्ड हुए। 2 दिन में सब? 2 दिन में सब हो गए। और उन्होंने मुझे बुला करके ऑफिस में बोला कि योगेश जी आपको 25 रुपये पर सॉन्ग आपको दिया जाएगा। तो मुझे तो बहुत बहुत लगे, अंदर से बोल रहा हूँ 8-10 लाइनें लिखनी है, 25 रुपये मिल रहा है। और फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा मत समझिए, आपको हम ज़्यादा देना है। इंदिवर जी और आनंद के 15-15 रुपये के वाउचर थे, उन्होंने दिखाए मुझे कि ये देखिए 15-15 रुपये हम देते हैं। तो खैर 2 दिन में हुआ। तो सबसे ज़्यादा खुश सत्तू, हमारे दोस्त लोग, सब लोग पार्टी। अच्छा योगी जी, गाने रिकॉर्ड हुए सखी रॉबिन के, जो रॉबिन बनर्जी ने रिकॉर्ड किए, तो इनकी रिकॉर्डिंग में आप थे? हाँ। जो मन्ना डे वाला जो गाना है, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर वाला, जिसकी वजह से आप जाते हैं और पहला आपका गाना तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए, तो वो आपकी मौजूदगी में रिकॉर्ड, हमारी मौजूद है। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
से गले इख्तियार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। जब तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए, वह किस्मत जो यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार योगेश से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाई जा रही है। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। विविध भारती की ओर से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। उजाले उनकी यादों के।